नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी मुलाकात करवाती हूँ देश के बड़े न्यूज मेकर्स के साथ। अभी हाल में राज्यसभा ने जीएनसीटी बिल पास किया है, यानी कि दोनों हाउसेस से इस बिल को पारित कर दिया गया है और अब ये एक कानून बन जाएगा। इस कानून में जो प्रावधान दिए गए हैं और जो 4 नए अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, उसके जरिए ये बताया जा रहा है कि दिल्ली में एलजी को अब यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्यादा पावर्स होंगी एक चुनी हुई सरकार के मुकाबले। अब इस पूरी बिल को आइए समझते हैं देश के जाने माने वकील और एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट संजय हेगड़े के साथ। हेगड़े साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य हिंदी पर। शुक्रिया। संजय जी, मेरा जो पहला सवाल है कि इस बिल को आप कैसे देखते हैं? अगर दिल्ली की सरकार के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें और जो आम आदमी पार्टी बार बार जोर जोर से उस दिन संसद में भी उसके जो सांसद हैं वो चिल्ला रहे थे और संसद के बाहर भी वो प्लैकार्ड्स और बैनर्स लेकर खड़े हुए थे कि ये लोकतंत्र का हनन है, तो क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, लोकतंत्र का एक फाउंडेशन यही होता है कि हम हमारे जो भी शासक है उन्हें चुनते हैं। 5 साल के लिए उनके उनके हाथ में शासन सौंप देते हैं और वो शासक उत्तरदायी होते हैं हर चुनाव में। अब ऐसा हुआ है कि दिल्ली में हम शायद हमारे विधायक को चुन सकते हैं, पर विधायक और मंत्रिमंडल कुछ ऐसे काम नहीं कर सकते हैं जिसके लिए अनुमति लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ना दे। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब होते कौन है? हम चुनते हैं? नहीं, हम नहीं चुनते हैं। वो होते हैं केंद्र से अपॉइंटेड। तो आप मोटा मोटा अगर देख ले तो अब दिल्ली वाले सिर्फ एक प्रतिनिधि सभा को चुन सकेंगे जो जो सिर्फ वही काम कर सकते हैं जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की अनुमति हो। अगर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि कुछ करना चाहे और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जिनको हम नहीं चुनते हैं वो कहते हैं नहीं, तुम नहीं कर सकते, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पे आपको ये होगा कि महिलाओं के लिए बसों में, मेट्रो में आने जाने के लिए निशुल्क बनाया गया है। अगर कल के दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ये कह दे कि नहीं, ये फैसिलिटी अब विड्रॉन है और अब सबको पैसा भरना पड़ेगा, तो हम जाके हमारे विधायक कुछ नहीं कह सकते हैं कि आपने ये क्यों वापस ले लिया। बोलेंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की यही राय है और हमको तो मानना पड़ेगा। तो क्या हम ये माने कि जो चीफ मिनिस्टर का जो रोल है इन नए प्रावधान के आने के बाद, क्या चीफ मिनिस्टर अब बस एक सेरेमोनियल हेड रहेगा? देखिए, एक तरीके से ये कहना गलत नहीं है कि चीफ मिनिस्टर सिर्फ सेरेमोनियल हेड रहेगा, क्योंकि ऐसा है कि चीफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल सब कोई ना कोई फैसले पे आ सकते हैं, पर अगर उस फैसले में लेफ्टिनेंट गवर्नर की अनुमति ना हो या सहमति ना हो तो वो फैसला वहीं फाइल में मर जाएगा। लेकिन जो बीजेपी सरकार ने जो तर्क दिया है, आप अगर बीजेपी के जो सांसद राज्यसभा के अंदर बात कर रहे थे, जैसे एग्जाम्पल है भूपेंद्र यादव का, तो उन्होंने कहा है कि इस कानून में एक टेक्निकल एम्बिग्विटी थी और उस एम्बिग्विटी को दूर करने के लिए हम ये प्रावधान लेकर आए हैं और जिससे कि दिल्ली का शासन ठीक से चल सके। ये जो टेक्निकल एम्बिग्विटी की बात की है जैसे भूपेंद्र यादव ने और भी बीजेपी के जो लीडर्स हैं, इससे आप कितना सहमत हैं मिस्टर हेगड़े? देखिए, एम्बिग्विटी तो हर कानून में लाया जा सकता है और एम्बिग्विटी के कारण ही तो सुप्रीम कोर्ट में के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बड़ा जजमेंट भी दिया। उस जजमेंट में क्या लिखा था? जजमेंट में ये लिखा था कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है
पर यूनियन टेरिटरी से थोड़ा ऊंचा है, क्योंकि उसके एक इलेक्टेड लेजिस्लेचर है। और जो इलेक्टेड जो लेजिस्लेचर है वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, सारे मामलों में फैसला ले सकता है, सिवाय 3 जो लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही देखेंगे। दूसरे सारे मामलों में जैसे कि स्कूल्स हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, हेल्थ हो, वो सब तो इलेक्टेड गवर्नमेंट ही देखती है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर उन मामलों में वो सिर्फ हर फैसले के बारे में लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि उनकी अनुमति ले। और जहां तक इस स्टेट का सवाल है, स्टेट मामलों में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो अपनी राय लेफ्टिनेंट गवर्नर को देगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर उससे बाध्य होगा। जो कहते हैं अंग्रेजी में, एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट विल बी गिवन टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड ही इज बाउंड बाय इट। अब उल्टा हो गया है, आप एड दो, एडवाइस दो, कुछ भी हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर को देख के कह सकता है हाँ जी मेरी राय में भी यही कर सकते हैं, और यह कह सकता है नहीं ये बिल्कुल गलत है। तो फिर ये जो हमारा कैबिनेट है, जो भी एड दे, जो भी एडवाइस दे, वो व्यर्थ है। लेकिन मिस्टर हेगड़े, जो पूरी परिभाषा है, अगर हम लीगैलिटीज की बात करें, तो जो पहला जो 2-3 अमेंडमेंट्स हैं, तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि जो सरकार है उसकी परिभाषा ही बदल दी गई है, और ये एक अमेंडमेंट बिल द्वारा आया है। तो क्या ये बड़ा फ्लॉ नहीं है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना चाहिए था और वो एक सिंपल अमेंडमेंट बिल के जरिए लाया गया है। तो ये अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की जब हम बात करते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की बात करते हैं, तो ये कहां तक वाकई में ये लॉजिकल स्टेप रहा है इस तरीके का प्रावधान लाना? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में 239A लाया गया था दिल्ली को स्टेटहुड नहीं, पर स्टेटहुड से थोड़ा कम दर्जा देने के लिए। पर दिल्ली को पूरी तरीके से यूनियन टेरिटरी ना रहने, वो दर्जा भी लाना नहीं चाहते थे ये जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। और उसी को तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है कि, तो उसके बाद अब ऐसा हुआ है कि ये जो सिर्फ एक्ट अमेंड करके केंद्र सरकार ये चाहती है कि जो 1991 से पहले स्थिति थी वही वापस आ जाए, कि वह एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या एमसीडी से ज्यादा और बेहतरीन प्रावधान नहीं हो सकता है। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कहे वही सही। क्या जो चुनी हुई सरकार है, इज इट गोइंग टू बी रिड्यूस्ड टू अ म्युनिसिपैलिटी ऑलमोस्ट? उसको कैसे समझें, क्योंकि उसके पास अब कोई पावर्स नहीं रहे। मैंने द हिंदू में एक आर्टिकल लिखा है, तो उसमें मैंने ये कह दिया है कि चुनी हुई सरकार तो अभी सिर्फ एक वेस्टिजियल ऑर्गन रह गया है, कि नाम के लिए है पर काम का कुछ हो नहीं सकता है। अगर पिछले दिनों में अगर मेरे वहां अगर बिजली नहीं चलती तो मैं जाके मेरे एमएलए मनीष सिसोदिया को पकड़ सकता था, हमारे इलाके में बिजली नहीं आ रही है, हमारे इलाके में पानी नहीं आ रही है। और जो भी इलेक्टेड पॉलिटिशियन हो वो हमेशा अपने वोटर्स का तो सुनना पड़ता है। अब मैं ये लेके अगर मनीष सिसोदिया के वहां जाऊं तो बोल देगा भैया मैं क्या करूं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को हमने फाइल भेजी है, उन्होंने ना कहा है, हम तो कुछ कर नहीं सकते। तो मैं अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके वहां जाऊं तो वो मिलेंगे, उनको मेरे मिलने से क्या फायदा है, उनके पास क्या इंसेंटिव है? वो तो अपॉइंटेड है, वो तो उत्तर सिर्फ होम मिनिस्ट्री को देते हैं। तो मैं क्या होम मिनिस्टर के गले पड़ जाऊं कि साहब मेरे वहां बिजली नहीं आ रही है? तो यानी कि मिस्टर हेगड़े, यानी कि जो आंसरेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है वो बिल्कुल अब जीरो हो जाएगी इस बिल के आने के बाद दिल्ली के अंदर। बिल्कुल। हम
कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट को पकड़ नहीं सकते हैं। और अगर पकड़ भी ले वो सरकार कह देगी साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के वहां जाइएगा, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कह देंगे नहीं 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 वो तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने मुझे ये सलाह दी है, मैं तो यही करूंगा। तो अगर हमें दिल्ली में कुछ बदलना पड़े तो हमको तो सिर्फ दुआ करनी पड़ेगी या प्रार्थना करनी पड़ेगी कि भाई केंद्र में सरकार बदल जाए। तो ये सिस्टम ज्यादा देर के लिए नहीं चलेगा। क्यों? खास करके क्योंकि पिछले 20 सालों से ये जो परंपरा चली है कि हमारे पास भी एक इलेक्टेड अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, तो उसके बाद वापस मुंह फेरना ये गलत है। लेकिन आपको क्या लगता है मिस्टर हेगड़े, क्योंकि बीजेपी की ही पहले डिमांड थी कि दिल्ली में स्टेटहुड होना चाहिए, अब उसी डिमांड से वो पीछे हटकर और एक टेक्निकल एम्बिग्यूटी को साइड कर रहे हैं, क्या कहेंगे बीजेपी के इस रवैये को? और उन्होंने राज्यसभा के अंदर भूपेंद्र यादव जैसे लीडर्स ने बोला है कि देखिए जो चुनी हुई सरकार है उसका तो काम रुकेगा नहीं, उसका अपना काम है, और एलजी की जो ताकतें हैं वो अपनी जगह है। तो ये जो पूरी बात थी ये बिल्कुल एक घालमेल की तरह नजर आ रही है, वो समझ में नहीं आ रहा है लोगों को बहुत अच्छे से। देखिए जब आजादी के वक्त 1951 में दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार थी, चौधरी ब्रह्म प्रकाश थे दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके और तब के एडमिनिस्ट्रेटर कोई पंडित साहब थे, और तब के यूनियन होम मिनिस्टर जीवी पंत साहब थे, कांग्रेस के ही थे तीनों। फिर भी उसमें अनबन हो गई और फिर 1956 में ये दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, असेंबली एबॉलिश हो गई, ना बजेगी बांस ना रहेगी बांसुरी, वैसी स्थिति हो गई। तो उसके बाद से, और खास करके क्योंकि भारतीय जनसंघ उस समय उनके कई वोटर्स थे और कई वोट बैंक भी था, तब से ये राय चली आ रही है कि दिल्ली को भी स्टेटहुड होने चाहिए, पूरी स्टेटहुड। और उसी के चलते चलते 91-93 में ये एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गया और ये जेएनसीटीडी एक्ट आ गया, और फिर 2003 या 4 में फुल स्टेटहुड देने की भी बात चली। पर जो बिल तभी लाया गया था, साहिब सिंह वर्मा साहब ने उस पर काम किया था और अडवाणी जी होम मिनिस्टर थे, वो पार्लियामेंट में सिलेक्ट कमेटी में चली गई और फिर सरकार गिरी और मामला वहीं के वहीं रहा। उसके बाद उसके 2004 से अभी कितने 17 साल के बाद अब गंगा उल्टी बहने लगी है कि नहीं, 1951 से पहले जो स्थिति है वहीं जाएंगे। दिल्ली के कर्ता धर्ता सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेंगे, और जब तक वो तथास्तु न कहे तब तक कुछ नहीं चलेगा। लेकिन किसी भी कानून को लाने के पीछे एक हमेशा मोटिव देखा जाता है मिस्टर हेगड़े, और मुझे याद है जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स जो जिस तरीके के प्लैकार्ड्स लेकर खड़े हुए थे संसद के बाहर, तो उसमें उन्होंने लिखा कि ये बीजेपी का डेस्परेशन है क्योंकि बीजेपी दिल्ली में सरकार नहीं बना पाई और उस वजह से अब एक बैकडोर एंट्री से और वो शासन करना चाहती है। तो ये तमाम तरीके की बातें आई थी। तो क्या ये सेंस ऑफ डेस्परेशन भी इंडिकेट करता है जहां तक बीजेपी का सवाल है, जहां तक दिल्ली में शासन का सवाल? वो पॉलिटिकल सवाल है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम कभी किसी भी लेजिस्लेशन के पीछे मोटिव्स नहीं देखते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि लेजिस्लेटिव एक्शन मैलाफाइडे है। अगर उनके पास पावर है और कोई उस पर कोई बाधा नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई फंडामेंटल राइट्स का सवाल नहीं होता, तो वो कोई भी न्याय को पारित कर सकते हैं, कोई लेजिस्लेशन पारित कर सकते हैं। पर उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी बाद में जब भी मामला कोर्ट में आ जाएगा तभी वो एग्जामिन हो जाएगा। लेकिन पर मैं ये भी कह सकता हूं एक दिल्ली वासी होने के नाते, अगर पिछले चुनाव में
अगर बीजेपी के कुछ खुद की सरकार आ जाती तो ये नौबत ना आती। ओके, लेकिन जहां तक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स का सवाल है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक पैटर्न नजर आ रहा है पिछले कई सालों से कि जो सेंट्रलाइज होती ही जा रही हैं चीजें. So do you see this law also as one step forward as far as centralization of powers is concerned? अंग्रेजी में कहते हैं कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ क्वाजी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे अलग अलग सारे स्टेट्स है और स्टेट सब मिलके सेंटर को इलेक्ट करते हैं या और सेंटर सब कुछ चलाता है एक मैनेजर की तरह। पर आजकल ये दौर चला है कि सेंटर और पावरफुल होते जा रहा है और स्टेट्स घटते जा रहे हैं। अब जीएसटी देख लीजिएगा, जीएसटी में जो स्टेट पावर्स है, सेल्स टैक्स और दूसरे टैक्सेस लगाने का, वो सब खत्म हो गया है और पैसे पहले दिल्ली आता है या सेंटर के पास आ जाता है, फिर वापस फॉर्मूला के तहत स्टेट्स में जाता है। तो फाइनेंसेस भी स्टेट्स के हाथ में वैसे होता नहीं है और यहाँ स्टेट बाउंड्रीज चेंज हो जाते हैं। आपने जम्मू कश्मीर में देखा है कि जैसे एक फुल फ्लेज स्टेट जो थी अब टुकड़ों में बट गई और 3 यूनियन टेरिटरी बन गए। तो अब माहौल और आलम यह है कि सेंटर ऑल पावरफुल बनते जा रहा है। पर क्या इतनी बड़ी आबादी की और इतनी जो डाइवर्स कंट्री है हमारी, जहाँ अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग तरीके के भाषाएं बोले जाते हैं, अलग अलग मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, क्या सब कुछ दिल्ली से चलेगा ये, और कब तक, और क्या ये उचित भी है? तो ये जो डीफेडरलाइजेशन का जो माहौल है वो मैं नहीं समझता हूं देश के हित में। तो मिस्टर हेगड़े, हम क्या मान के चले, क्योंकि ये जो बिल लाया गया था और इस बिल के पीछे जो ऑब्जेक्टिव था वो ये कहा जा रहा था कि देयर शुड बी अ कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड द एलजी। अब ये बिल आने के बाद आपको लग रहा है कि वो कॉर्डियल रिलेशंस रह जाएंगे? क्योंकि अब तो और ज्यादा मुझे टसल नजर। जी, कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन द एलजी एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट। यस, हाँ, तो एंड द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। देखिए, रिलेशनशिप उतना ही कॉर्डियल होता है जितना आप चाहते हो। और पर कॉर्डियल रिलेशनशिप का ये मतलब नहीं है कि हर चीज में हाँ ही मिलाएं। अगर दोनों साइड यानी अपने अपने राय रखने के बाद फिर कोई फैसले पे आते हैं, वो अलग है, वो कॉर्डियल वर्किंग रिलेशनशिप है। पर अगर एक ही साइड ये कहे कि अगर मैं हाँ कहूं तो आप हाँ कहना, और अगर आप ना कहो तो भी कोई बात नहीं है, मैं नहीं मानूंगा, यानी कि कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं होता है, वहां सिर्फ एक फोर्स्ड रिलेशनशिप होता है। लेकिन क्या हम ये मान के अब चले कि अगर अरविंद केजरीवाल अब एलजी की हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे तो उनके लिए फिर 5 साल अपने कार्यकाल पूरा करना शायद मुश्किल होगा? हाँ, यानी वो घर बैठे रहेंगे, फाइल्स कुछ पास नहीं होगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बिल्कुल वाइसरॉय की तरह पूरी दिल्ली को चलाएंगे। और आप ये देखिए ना, दिल्ली में 3 करोड़ की आबादी है। अगर दिल्ली कोई देश होता यूनाइटेड नेशंस में, सिर्फ 60 ऐसे देश हैं जिसकी आबादी दिल्ली से ज्यादा है और कुछ 150 ऐसे देश हैं जो दिल्ली से कम आबादी वाले। तो एक जो इतने सारे लोगों को बगैर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट रखना और सिर्फ एक आदमी से चलाना, ये उचित नहीं। एब्सोल्युटली। मिस्टर हेगड़े, एक प्रावधान आपसे और समझना चाहूंगी कि ये जो दिल्ली सरकार की जो कमिटीज हैं उनको लेकर भी ये प्रावधान है कि अब वो कमिटीज बहुत ज्यादा दखलंदाजी इसमें नहीं कर सकती हैं। इसे कैसे समझें, इसके क्या मायने हैं? हाउ डज इट ट्रांसलेट फॉर द पीपल?
अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में हर संसद, हर विधानसभा अपने ही क्षेत्र में सॉवरेन है और वो अपना जो कार्यक्रम खुद तय करती है। उसमें दखलंदाजी करने का किसी और लेजिस्लेटिव बॉडी या कोर्ट को भी हक नहीं है। तो क्या हम ये मान के चले कि राष्ट्रपति लोकसभा को कहे कि साहब आपकी ये जो कमेटी है ये मेरे अनुमति के बगैर नहीं चल सकती है? पर अब दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर तो ये कह सकता है। तो यहाँ भी विधानसभा की जो गरिमा है उसको बहुत गहरा ठेस पहुंचा है। आपने कहा कि गरिमा है विधानसभा की उसको ठेस पहुंचा है, फेडरलिज्म है उसको ठेस पहुंचा है। तो ये जितने भी स्तंभ हैं लोकतंत्र के वो तो सारे ही इम्पैक्टेड हैं। और बीजेपी के जो लोग हैं वो संसद में खड़े होकर कहते हैं कि नहीं, हमने तो वही किया है जो संविधान में लिखा है। तो वो पुराना गाना गा रहे हैं ना, हाँ, या गवा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को गाना पड़ेगा कि एलजी को, तो तुमको जो पसंद वही बात हम करेंगे। तो वैसा ही है वो टेक्निकल एम्बिग्विटी को रिजॉल्व करते करते पूरे हक सरकार के छीन लिए हैं। तो अब क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल? अब इसको कैसे चुनौती देंगे? क्या इसे कोर्ट में चुनौती दिया जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी जो 5 जज बेंच ने जो फैसला सुनाया था तो उसको तो बिल्कुल नलिफाई कर दिया है। हाँ, तो मेरी राय में ये जो फाइट है कोर्ट में भी होगा और कहीं और भी शायद हो सकती, पर कोर्ट में जब मैटर चलेगा तो पहले हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट से फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट, और शायद सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने, तो उसमें वक्त लगेगा और उस वक्त में कार्यकाल खत्म हो जाए और कोई और सरकार आ जाए तो किसे पता है कि ये जैसे ये अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था कोई और अमेंडमेंट एक्ट भी आ जाए। तो इसे कोर्ट में तो चुनौती दी जाएगी, लेकिन इसके अलावा आम आदमी पार्टी और क्या करेगी? क्योंकि इसके जितने भी लीडर्स हैं वो इस समय बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेटेड हैं। मैं कुछ लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि अब हम क्या करेंगे, अब तो हमारे पास और कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि हम बैठकर पकौड़े तले। हाँ, वही तो, अगर प्रोटेस्ट पे पकोड़े तलते तलते कहीं कहीं और वो जीत जाए तो मामला कुछ और बन सकता है कि वो ये तो पॉलिटिकल बातें हैं। आम आदमी पार्टी को तय करना पड़ेगा कि क्या वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन जैसे भी हो संयम बरत के चलाते रहें या जो उनकी जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है एजिटेशनल कॉन्फ्रंटेशनल उस पे चले। इस पर मैं कोई राय नहीं दे सकता हूँ, वो तो आम आदमी पार्टी को तय करना पड़ेगा। लेकिन मिस्टर हेगड़े, जब ये संसद में पूरी बहस चल रही थी जीएनसीटी के बिल को लेके तो अलग अलग यूटी के मॉडल्स भी डिस्कस हुए, जैसे अभिषेक मनु सिंघवी ने पुदुचेरी का एग्जाम्पल दिया, गोवा का एग्जाम्पल दिया, और फिर उन्होंने जो भूपेंद्र यादव की भी जो बात सामने से निकल आई तो ये हुआ कि भाई आप अलग अलग क्लासेस कैसे बना सकते हैं, कि एलजी का एक क्लास होगा, गवर्नर का एक क्लास होगा। तो इसको कैसे समझा जाए अगर लीगल टर्म्स में और कॉन्स्टिट्यूशनली अगर मैं इसको अगर आपसे पूछूं कि इसे कैसे ट्रांसलेट किया जाए, कैसे समझेंगे इसे? नहीं, ये तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी तो 4 तरीके के स्टेट्स होते थे, ए बी सी और डी। फिर बाद में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन के बाद 1956 के बाद तभी तो सिर्फ स्टेट और यूनियन टेरिटरी सिर्फ दो तरीके के रह गए। पर वहां भी सारे यूनियन टेरिटरी एक से नहीं रखे गए। पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है पर उसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है। गोवा एक माने में यूनियन टेरिटरी थी असेंबली के साथ, फिर वो स्टेट बन गई। चंडीगढ़ अगर देखे
तो ये दोनों राज्य का कैपिटल है, पंजाब का और हरियाणा का, और उसलिए चीफ एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर बैठाया गया है। तो यूनियन टेरिटरीज आमतौर से छोटे छोटे क्षेत्रों के लिए जहां आबादी भी कम हो, ऐसे जगहों के लिए बनाया गया है। दादरा नगर हवेली या दीव पर एक 3 करोड़ की आबादी के एक क्षेत्र को ऐसे वंचित रखना इलेक्टेड गवर्नमेंट से, ये सही नहीं, अनडेमोक्रेटिक। लेकिन बस मेरा एक लास्ट सवाल है मिस्टर हेगड़े आपसे कि कानून के इतिहास के अगर पन्नों में देखें तो इस बिल को आप कहां पर प्लेस करेंगे? क्योंकि मुझे याद है अभिषेक मनु सिंघवी का भी एक स्टेटमेंट था कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पर्निशियस बिल्स ही हैज एवर सीन। तो अगर कानून के इतिहास को अगर आप देखें तो कैसे डिफाइन करेंगे 2 या 3 लाइंस में आप इस जीएनसीटी के बिल को? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मोस्ट पर्निशियस बिल है। दिल्ली के बारे में ये जो सोच है सेंटर का, वो 1951 से 56 एक तरीके से थी, 66 में एक तरीके का हो गया, 91 में एक तरफा था, 2004 में ऑलमोस्ट पूरे स्टेट उठ के और चल गए थे। अब पूरी गंगा वापस उल्टी बहने लगी है। अब देखते हैं ऊंट के किस और करवट लेगी कुछ साल बाद। ओके, लेकिन तब तक के लिए अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब आगे के सालों में बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है। कुछ लोग हैं जो जिनके लिए मुश्किलें आसान भी होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए हर आसान काम भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल को शासन करना है तो अब शायद उनको अपने मुंह पर ताला लगा लेना पड़ेगा और वही करना पड़ेगा जो कि एलजी कहते हैं। And we will not see the same Arvind Kejriwal whom we have seen over the last few years, agitating, protesting on the streets. वही बात हम करेंगे, वही है, वही गाना है सिचुएशन के लिए। Okay, thank you so much, Mr. Hegde, and it was a pleasure having you on the program. और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि हमें बताइएगा ये इंटरव्यू संजय हेगड़े के साथ कैसा लगा, और गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। Once again, thank you very much, Sanjay Hegde, for coming on satyahindi.com. Thank you so much. सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।